यूपी में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही अब सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। अपनी अपनी साख को बचाने के लिए सारी पार्टियां कमरे से निकलकर अब मैदान में दांव पेच का खेल शुरू करेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव और प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी गोरखपुर के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में आज पदयात्रा के जरिए हुंकार भरने वाली थी, लेकिन अचानक से उनकी पदयात्रा का कार्यक्रम टल गया। कांग्रेस के साथ साथ अब बीजेपी की भी हुंकार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले वाराणसी में मास्टर क्लास लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को यूपी के वाराणसी में चुनावी बैठक करेंगे। इस मीटिंग में लगभग 700 भाजपा नेताओं के आने की उम्मीद है। वहीं बैठक में भाग लेने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की पूरी टीम भी वाराणसी में मौजूद रहेगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार दौरे पे दौरे कर रही है, कांग्रेस कई दावे भी कर रही है चुनावों को देखते हुए, तो वहीं पर बीजेपी अब पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद जी। सर, देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे सारी पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं। एक तरफ कांग्रेस के दौरे देखे जाते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के दौरे देखे जाते हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी का जो चुनाव का एक्सपीरियंस है जी, और चुनाव लड़ने का जो तरीका है ऋचा, बहुत जबरदस्त है जी। वो हमेशा चुनाव के मोड़ पर है। और पहले देखा जाता था कि चाहे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो या बाकी अन्य प्रदेशों का हो, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती जी। जब बीजेपी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का प्रचार अपना पूरा कर लेती थी बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस नजर आती। ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी पसीना बहा रही हैं, तो कार्यकर्ताओं में भी कहीं न कहीं एक उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर। और सर, जिस तरीके से आपने यह बात कही है, क्योंकि देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जब भी कोई चुनाव हुआ करते थे, चाहे वो चुनाव छोटे हों या बड़े हों, हमेशा बीजेपी सक्रिय दिखाई देती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा कमजोर नजर आती थी। लेकिन अब कांग्रेस की वो जो चेहरा था वो अब ढल के एक नया चेहरा सामने आ गया है। प्रियंका गांधी लगातार दौरे पे दौरे कर रही है, लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है पार्टी को। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती है कि इस बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश में बन जाए? कांग्रेस की सरकार बने न बने वो एक अलग मैटर, और सिर्फ मैं कहूँ कि भाई रैली कर रही है या उपस्थिति दर्ज करा रही है, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं आप देखेंगे, चाहे वो हाथरस की घटना हो, लखीमपुर खीरी की घटना हो, हर उस पर रिएक्ट किया है और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो जनता को यह एहसास होता है कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, चाहे वो किसानों का मामला हो। इसके सकारात्मक परिणाम जरूर आए। मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार बनेगी, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन ये 100% श्योर है प्रियंका की 4% कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। और जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़त हासिल करती है, केंद्र का रास्ता आसान हो जाता है। कहा जाता है केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी, चाहे वो कोई भी घटना हो, इवन देन आप देखेंगे लॉकडाउन के पीरियड में भी मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के साथ कांग्रेस खड़ी दिखी। जहां आप देखेंगे कि प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे थे, मर खप रहे थे,
वहाँ कांग्रेस ने एक पहल की कि भाई हम बस देते हैं, इनको बस में भेजा जाए, और वो कितनी बसें उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने यूज की या नहीं की, वो अलग मैटर है। लेकिन हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने रिएक्ट किया है, और कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की है कि भाई हम जनता के दुख दर्द में साथ हैं। बीच में इस तरह का एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जनता की जो अपेक्षाएं, आशाएं हैं, वो भी कांग्रेस से जुड़ी होती हैं। लेकिन कांग्रेस उन सब पर खरी नहीं उतर रही थी। जिस तरह से नोटबंदी हुई, और नोटबंदी में आपने देखा होगा कि जो हालात रहे, विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से सर अब देखिए, अब लगातार कांग्रेस दौरे पे दौरे कर रही है और किसानों के पास जाती है, जहां भी जिस तरीके से जो सिचुएशन होती है उसको भी हैंडल करने की पूरी कोशिश करती है, तो क्या सर हम ये मान सकते हैं कहने की चुनौती अब बन सकती है बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी? देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन उत्तर प्रदेश का लड़ा जा रहा है, अगर कांग्रेस इसी मजबूती के साथ हर इलेक्शन को लड़े और संगठन को मजबूत करे, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि भी बीजेपी के लिए एक चुनौती पेश कर सकती है कांग्रेस। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी क्षेत्रीय दल हैं, वो एक राज्य विशेष में तो अपना एक महत्व रखते हैं, लेकिन केंद्र के मामले में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी होना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस का वर्कर आप देखेंगे हर स्टेट में, हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएगा। कितने साल सत्ता में रही है कांग्रेस, सही कहा, तो उसका 3 साल सत्ता में रही, उसका असर तो दिखेगा ही। जिस तरीके से कांग्रेस का जो सुस्तीपन दिखाई दे रहा था, अब वो यहाँ पर दूर होता हुआ नजर आया, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। सर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कल वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि इस पे ये भी कहा जा रहा है कि वो है मंत्रियों को एक चुनावी मंत्र देंगे, जीत का मंत्र देंगे। फिलहाल चुनाव को देखते हुए यह दौरा कितना अहम हो सकता है, और क्या कुछ इसके मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, राजनीतिक लोग हैं, जब भी जीत का मंत्र देते हैं या जनता से कनेक्ट करते हैं, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां और जनता उनका आकलन करती है। लेकिन ये बात सत्य है कि जब भी मंत्री या दूसरे जो भी बड़े पदाधिकारी होते हैं वो दौरा करते हैं, तो कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं उत्साहवर्धन होता है, और कार्यकर्ता ही जमीनी स्तर पर कार्य करता है, वही वोट निकाल के लाता है और वही वोट कास्ट कराता है। जीत का अगर रास्ता निकलता है तो उस ग्रास रूट लेवल वर्कर के पसीने से ही निकलता है। जो ग्राउंड पर जितना ज्यादा पसीना बहाएगा और इसका संगठन मजबूत होगा, जिसके कार्यकर्ता में उत्साह होगा, वो जीतेगा। तो जीत हार एक अलग मैटर होता है रिचा, और इलेक्शन लड़ना, ईमानदारी से लड़ना, मजबूती के साथ लड़ना और अपनी उपस्थिति दर्ज करना, ये सिक्के का दूसरा पहलू होता है। हम हारें या जीतें। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा सर। लेकिन देखिए, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी क्यों ना हो या बीएसपी हो या फिर सपा पार्टी हो, ये जो सारी पार्टियां हैं अब अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं, कमरे से निकलकर अब मैदान में आ चुकी हैं, खून पसीना एक कर रही है, पसीने बहाए जा रहे हैं, लोगों से बातचीत की जा रही है, उनसे समन्वय बनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि देखिए, बीजेपी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है राज्य में, फिर उसके बाद जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि कांग्रेस को समझ लीजिए या फिर सपा हो या बसपा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं, चाहे वो बीजेपी की बात क्यों ना हो, वो यहाँ पर सामने होती हुई नजर आती है। सारी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है चुनाव आते ही। सबसे बड़ी बात यह भी होती है, पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी बने, जब सरकार बनने से पहले तो कई दावे कर दिए जाती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उन सभी दावों को ठंडे बस्तों में क्यों डाल दिया जाता है? देखिए, ये गलत है एक्चुअल में कि पॉलिटिकल पार्टियां इतने बढ़ चढ़ कर वायदे और जनता को सपने दिखाती हैं और फिर उन सपनों को तोड़ देती हैं। तो ये चीटिंग मानता हूं मैं, और इस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां चीट करती हैं। इसको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए
और इस तरह के जो वायदे हैं जो पूरे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं इस तरह के वादों पर जी कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। जी और इलेक्शन के पीरियड में आप वायदे करके वोट ले लेते हैं, सत्ता में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वही वायदे पूरे नहीं होते हैं तो जनता अपने आप को ठगाता करती है। सही कहा आपने। उसको जब लगता वादे पूरे नहीं होते जनता ठगा महसूस करती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मायूसी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह कल वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे, जहां पर वह मंत्रियों से बातचीत करेंगे और जीत का मंत्र भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।